हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में 1 अक्टूबर 2024 का पहले और दूसरे शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो साथ ही जैसा कि लगातार सुबह 8 बजे इस टाइम हम लोग अपनी तैयारी साथ में 2024 में जो एसएससी एमटीएस और हवलदार के पेपर पूरे 69 शिफ्ट में हुए हैं, तो एक एक शिफ्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से हल कर रहे हैं। तो आज साथ ही सेकेंड डे होने वाला है। कल हमने आपको 30 सितंबर का तीनों शिफ्टों का पेपर हल कराया है। तो आज साथ ही 1 अक्टूबर पहले और दूसरे शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो साथ ही दो शिफ्ट में आपका टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चन आए थे, लेकिन हमें साथ ही केवल 42 क्वेश्चन मिला, जो कि यही 42 क्वेश्चन आपके 2025 के शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। डिट्टो साथ ही यही सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा, वही सवाल आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देख लिए साथी 2024 में 1 अक्टूबर के पहले और दूसरे शिफ्ट में कैसे सवाल पूछे गए थे। तो 69 शिफ्ट में आपके पेपर कंप्लीट हुए थे, आप सभी को मालूम होना चाहिए, जो कि साथ ही केवल 23 दिनों में। वैसे तो आपका 2024 में पूरे 1.5 महीने में पेपर हुआ था, लेकिन इन 1.5 महीनों में केवल 23 दिन आपका पेपर चला था और बीच में साथ ही छुट्टी भी थी। ओके, तो चलिए आज हम लोग 1 अक्टूबर 2024 के दोनों शिफ्टों का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो इसलिए भाई आपको केवल हम 42 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन का टारगेट दिए हैं। तो इस क्लास में आपको केवल 20 क्वेश्चन सही करना है। तो क्या आप रेडी हैं? क्या आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं? क्योंकि साथ ही समय आ चुका है। कल से आप सभी का अगस्त महीना स्टार्ट हो जाएगा। अगस्त के बाद सितंबर आएगा, तो सितंबर के सेकेंड वीक में एसएससी एमटीएस और हवलदार का पेपर भी करा लिया जाएगा। ओके, तो आप तैयार हैं साथ ही 20 क्वेश्चन सही करने के लिए? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 के लिए डेली क्लास साथ ही सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:35 पे और एक शाम में 6:35 पे, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो चलिए दोस्त, लास्ट में आप अपना स्कोर करेंगे। जो 30 सितंबर को पेपर हुआ था आपका तीनों शिफ्टों में, तो बहुत इजी सवाल आए थे, लेकिन साथ ही 1 अक्टूबर का जो पहले और दूसरे शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे, साक्षात आप सभी के सामने देख लीजिए कितने लेंदी सवाल पूछे गए थे भाई एमटीएस में। देखिए पहला प्रश्न है, गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? बताइए साथी, गोवा का कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? तो साथी याद रखिएगा, घोड़े मोदनी है। ऑप्शन यहाँ इसका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को। कर्नाटक के बीदर किला आकार में अनियमित रूप से कैसा है? बताइए, कर्नाटक के बीदर किला आकार में अनियमित रूप से कैसे हैं? तो साथी याद रखिएगा, समांतर असम चतुर्भुजाकार हैं। ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को। हर साल हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी, हर साल जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार तो जानते, इसे त्योहारों का त्यौहार बोलते हैं, जो कि साथी 1 दिसंबर को स्टार्ट होता है और 10 दिसंबर को समाप्त हो जाता है। पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है, जो कि ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ सबका क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 4 को। भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी? बताइए साथी, भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी? जब भारत ने साथी इंग्लैंड को हराया था टेस्ट मैच में, तो तभी सौरव गांगुली ने अपनी जो टी शर्ट पहना था वाइट कलर का, वो उतार कर लहरा दिया था। तो किस स्टेडियम में ऐसा किया था? तो भाई हमने इंग्लैंड आपको बता दिया, तो देख सकते हैं आप लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड यानी लॉर्ड्स स्टेडियम में, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। कौन सी जोड़ी बनारस घराने की ख्याल गायन वंशावली का हिस्सा है? बताइए साथी, कौन सी जोड़ी बनारस घराने के ख्याल गायन वंशावली का हिस्सा है? तो साथी याद रखिएगा, राजन और साजन मिश्रा हैं। ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6 को।
मुगल बादशाह बाबर ये किस सूफी सिलसिला के अनुयायी थे? बताइए साथी, जो मुगल बादशाह बाबर थे ये किस सूफी सिलसिला के अनुयायी थे? बताइए, राइट आंसर बताइए क्या बनेगा? तो साथी याद रखिए नक्शबंदी के थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है? बताइए, इनमें से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है? तो देखिए, द वाइट टाइगर ये तो अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया है, सिलेक्शन डे भी लिखा गया है, लास्ट मैन इन टावर भी लिखा गया है, लेकिन साथी द इंग्लिश टीचर जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथी याद रखिएगा आर.के. नारायण द्वारा लिखा गया है। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ये अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है द इंग्लिश टीचर। तो यहीं से क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। समानता घाटे को एक कैसा संकल्पना माना जाता है? बताइए साथी, समानता घाटे को एक कैसा संकल्पना माना जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा प्रवाह संकल्पना माना जाता है घाटे को। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक है, राज्यसभा में कब पेश किया गया था? बताइए साथी, बहुत हाई लेवल के सवाल पूछे गए थे मेरे दोस्त, जस्ट एसएससी एमटीएस के पहले दिन के दूसरे दिन के बाद। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक है। तो राज्यसभा में इसे कब पेश किया गया था? तो साथी याद रखिएगा दिसंबर 2022 में पेश किया गया था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। पीएम स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? बताइए, पीएम स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो साथी याद रखिएगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा यह संचालित है पीएम स्वनिधि योजना। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। आईसीसी T20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी कौन थे? बताइए साथी, ये सवाल ना इलिमिनेट करने का तरीका था। ये सवाल यदि जो स्टूडेंट अपनी परीक्षा दिए होंगे तो ये इलिमिनेट से सही कर सकते थे, क्योंकि देखिए आप सभी से सवाल क्या पूछा था, आईसीसी T20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी कौन थे भाई? यानी देखिए राहुल द्रविड़ तो हो नहीं सकते भाई पहली बात, और सुनील गावस्कर हो नहीं सकते, या तो जवागल श्रीनाथ होंगे या तो साथी वेंकटेश प्रसाद होंगे। और यहाँ पे एक और बड़ी बात आती है कि वेंकटेश प्रसाद कैसे हो सकते हैं? तो साथी सिंपली जवागल श्रीनाथ होंगे। तो यहीं ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कितने वर्ष की आयु से भारतीय नागरिक पर लागू होता है? बताइए साथी, भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कितनी आयु से भारतीय नागरिक पर लागू हो जाता है? तो आप जानते साथी पहले 21 वर्ष थी, लेकिन इससे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है? बताइए दोस्त, किस आयु वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है? बताइए। तो साथी याद रखिए 15 से लेकर 59 वर्ष के। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और आप डेली सुबह 8 बजे भाई एसएससी एमटीएस की क्लास लेंगे और 2024 का 69 शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे। ओके, आप सभी को हम डेली सुबह 8 बजे क्लास देंगे और आपको डेली लेना भी है, ये मेरी बात याद रखेंगे साथी। तो इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जैसे क्लास आएगी तो आप सभी के पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक पार्टी जो 4 लोकसभा सीटें जीतने के अलावा लोकसभा अथवा 4 या उससे अधिक राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितने वोट हासिल करती है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। बताइए साथी, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक पार्टी जो
4 लोकसभा सीटें जीतने के अलावा लोकसभा अथवा 4 या उससे अधिक राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितने वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। तो साथ ही याद रखिए केवल 6%, यदि 6% वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। ओके, याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। बावड़ियों का उपयोग पारंपरिक रूप से किसके लिए किया जाता है? बताइए दोस्त, बावड़ियों का उपयोग पारंपरिक रूप से किसके लिए किया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, जल भंडारण एवं पुनर्भरण के लिए किया जाता है बावड़ियों का उपयोग। ओके, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि का कूटवाचन यानी डिसफेयर्ड किया? बताइए, किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि का कूटवाचन किया है? तो मेरे दोस्त याद रखिए, जेम्स प्रिंसेप ने किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। CS3, CS2, 18, CS3 का IUPAC नाम क्या है? बताइए साथी, CS3, CH2, 18, CS3 का IUPAC नाम क्या है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, इकोसेन है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इकोसेन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। सैलामेंडर और घरेलू छिपकली के बीच उनके वास स्थल के अलावा अंतर का एक और आधार निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? बताइए साथी, सैलामेंडर और घरेलू छिपकली के बीच उनके वास स्थल के अलावा अंतर का एक और आधार कौन हो सकता है? बताइए। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, त्वचा पर सल्क हो सकता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया? तो साथी आप अपनी तैयारी को परखते रहिएगा और हर एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से देखते रहिएगा। क्यों साथी, आप हर एक क्वेश्चन तैयार तो कर रहे हैं, एक बार अपना कमेंट जरूर बताइएगा। ओके, और लास्ट में स्कोर तो भाई आपको बताना बहुत जरूरी है, लाइक सभी साथी करेंगे। फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन को किया गया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? बताइए साथी, भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? तो देखिए साथी, जो इक्वेटोरियल सीजन होता है ये नहीं आती है, यानी इक्वेटोरियल मतलब भूमध्य रेखीय ऋतु, ये साथी भारत में आने वाली ऋतु नहीं होती हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। भारत में बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क की लगभग चौड़ाई कितनी होती है? बताइए साथी, भारत में बड़ी लाइन रेलवे नेटवर्क की लगभग चौड़ाई कितनी होती है, यानी जो ब्रॉड गेज की मीटर होती है वो कितने मीटर होती है? बताइए। तो याद रखेंगे आप लोग 1.6 मीटर होती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा? बताइए दोस्त, किस अधिनियम के बाद भारत जो है ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित में से किस कथक नर्तक या नर्तकी को 2022 का पद्मश्री प्राप्त हुआ? बताइए साथी, तो किस कथक नर्तक या नर्तकी को 2022 का पद्मश्री प्राप्त हुआ? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, कमलिनी और नलिनी अस्थाना को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। कंवल वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? बताइए। कंवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए, कंवल वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन आज क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबों का अनुपात सबसे कम है?
बताइए साथी, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबों का अनुपात सबसे कम है? तो साथी याद रखिएगा पुदुचेरी में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार मौलिक कर्तव्य ये किस मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करना है? बताइए साथी, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A है इसके अनुसार मौलिक कर्तव्य साथी ये किस दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करना है? तो मेरे दोस्त याद रखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ऑप्शन है आज क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। मणिपुरी शैली के किस भारतीय नर्तक या नर्तकी ने 2014 में सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार जीता? तो साथी जो आप इस टाइम एसएससी एमटीएस या हवलदार एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप इस तरह के सवाल पढ़ रहे हैं? बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्या साथी आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि आप केवल एक लाइनर के क्वेश्चन की तैयारी करें इस टाइम? तो आपको अब मालूम हो चुका है केवल 5 शिफ्टों से, कल और आज हमने आपको टोटल मिलाकर केवल 5 शिफ्ट अभी कराया है। टोटल अभी आपका 64 शिफ्ट बाकी है। तो क्या साथी आप इस लेवल की तैयारी अपनी कर रहे हैं कि वही एक लाइन का क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आप अपनी तैयारी कर रहे हैं? बताइए साथी, ईमानदारी के साथ तैयारी करिएगा तभी साथी आप टिक पाएंगे। हमने आपसे वादा कर दिया है, यदि आप हमारा तीनों क्लास ले लेते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपका सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। कल से हमने आपसे बोला है और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। तो साथी बस आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए, मेरी डेली क्लास ले लीजिए भाई। आप साथी यकीन नहीं होता तो आर्मी के जितने भी स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहे थे उनसे पूछ लीजिएगा, तो आपको खुद मालूम हो जाएगा। ओके, तो मणिपुरी शैली के किस भारतीय नर्तक या नर्तकी ने 2014 में सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार जीता? तो साथी याद रखिएगा राजकुमार सिंहजीत सिंह ने जीता था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। नदी विभाजन यानी रिवर ब्यूफर्फिकेशन जैसी प्रक्रिया पर्यावरण के लिए मूल्यवान स्थलाकृतियाँ लैंड फॉर्म्स बना सकती है जो वनस्पति के विकास में सहायता करती है। ऐसी स्थलाकृति का एक एग्जाम्पल क्या है? बताइए साथी, नदी विभाजन जैसी प्रक्रिया पर्यावरण के लिए मूल्यवान स्थलाकृतियाँ बना सकती है जो वनस्पति के विकास में सहायता करती है। ऐसी स्थलाकृति का एक उदाहरण कौन सा है? बताइए। तो साथी याद रखिए नदी डेल्टा है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। प्रसिद्ध कलाकार सितारा देवी, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदनी लाखिया और उमा शर्मा द्वारा कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली प्रस्तुत की जाती है? बताइए। प्रसिद्ध कलाकार सितारा देवी, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदनी लाखिया और उमा शर्मा द्वारा कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली प्रस्तुत किया जाता है? बताइए दोस्त। तो याद रखिएगा कथक किया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। गैर ध्रुवीय यानी नॉन पोलर अणुओं में कौन सा साथी यानी क्या होता है इसमें? बताइए। गैर ध्रुवीय यानी नॉन पोलर अणुओं में, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा इसमें तात्क्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी का हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में एसएचजी में यस का मतलब क्या मतलब होता है? बताइए दोस्त। जो माइक्रो फाइनेंस है इसके संदर्भ में जो एसएचजी है तो इसमें एस का मतलब क्या होता है? यस क्या दर्शाता है? बताइए। तो मेरे दोस्त याद रखिए यस सेल्फ दर्शाता है, इसलिए आपको सेल्फ स्टडी करने की जरूरत बहुत आवश्यकता है इस टाइम। ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। किन शताब्दियों के दौरान कई बौद्ध तीर्थयात्रियों और विद्वानों ने ऐतिहासिक सिल्क रूट पर चीन की यात्रा की थी? बताइए साथी। किन शताब्दियों के दौरान कई बौद्ध तीर्थयात्रियों और विद्वानों ने ऐतिहासिक सिल्क रूट पर चीन की यात्रा कर दी थी? बताइए। तो याद रखेंगे साथी पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? बताइए साथी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? बताइए। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1928 में किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। आर्यों की सबसे प्रिय देवता निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए साथी, आर्यों की सबसे प्रिय देवता कौन थे? तो साथी याद रखिएगा इंद्र भगवान जी थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। ऐसे अग्रणी कौन थे जिन्होंने शास्त्रीय राग वादन के लिए हवाई यान स्लाइड गिटार में बदलाव किया था? बताइए साथी, ऐसे अग्रणी कौन थे जिन्होंने शास्त्रीय राग वादन के लिए हवाई यान स्लाइड गिटार में बदलाव किया था? तो मेरे दोस्त याद रखिए ब्रिजभूषण काबरा थे। ऑप्शन है आज क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। भोगाली बिहू त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी, भोगाली बिहू ये त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू तो फेमस है भाई असम का। बिहू एक त्यौहार भी और डांस भी है असम का जो कि फेमस है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। 1824 का रामोसी विद्रोह ये भारत के निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य में हुआ था? बताइए साथी, 1824 का रामोसी अपराइजिंग जो हुआ था ये भारत के वर्तमान किस स्टेट में हुआ था? बताइए, महाराष्ट्र में हुआ था कि उत्तर प्रदेश में कि तमिलनाडु या साथी पश्चिम बंगाल में? कहाँ पर हुआ था रामोसी विद्रोह 1824 का? तो साथी याद रखिए महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन है आज क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। दिए गए विकल्पों में से कृत्रिम सूचक यानी सिंथेटिक इंडिकेटर का चयन करिए। तो भाई सिंथेटिक इंडिकेटर कौन है? हल्दी है कि लिटमस बिलियन है, मेथिल ऑरेंज या गोभी का रस होता है? तो सर जी जो बेस्ट होता है वो मेथिल ऑरेंज होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। ऑप्शन सी मेथिल ऑरेंज बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं से संबंधित है? बताइए साथी, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अनुच्छेद 58 है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये किस क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? बताइए दोस्त, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये किस उद्योग का एक उदाहरण है? तो भाई याद रखिए सार्वजनिक क्षेत्र का एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन यहाँ का आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को हल करिए। ताजमहल का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? भाई सेकंड शिफ्ट में एक बिल्कुल आसान सवाल पूछ दिया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो आप जानते हैं साथी शाहजहां ने करवाया था। भाई किसकी याद में? चलिए कमेंट करके बताइए किसकी याद में साथी ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था? कमेंट करके बताइए सवाल का राइट आंसर। HW में रहने वाला ये सवाल आपके लिए। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी है? बताइए दोस्त, ये किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा दिलीप कुमार जी का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 42 क्वेश्चन आपके 1 अक्टूबर के पहले और दूसरे का जो शिफ्ट हुआ था हमने क्वेश्चन करा दिया। तीसरा का शिफ्ट साथी हमें मिल ही नहीं रहा है, उसको सर्च करें तो कल की क्लास में हम आपको ऐड कर देंगे। आज जो आप दोपहर में आपको क्लास मिलेगी। और लेकिन साथी लेकिन एक बात याद रखिए, आज 31 जुलाई है तो आप सभी का जो साथी RRB NTPC एग्ज़ाम जो कि अंडर ग्रेजुएट वालों का जो कि साथी 12th लेवल का एग्ज़ाम होने जा रहा है 7 अगस्त से। तो साथी आपको दोपहर में 12:30 बजे क्लास मिलेगी और आपने साथी जो
कल या परसों में रेलवे की तरफ से नोटिस आया, जो पहले आपका एनटीपीसी एग्जाम होता था तो कभी जीके क्वेश्चन मिल जाता था, तो कभी साइंस का क्वेश्चन मिल जाता था, कभी साथी आप सभी से मैथ का सवाल पूछ लिया जाता था, कभी रीजनिंग। लेकिन साथी अब इंटरफेस चेंज हो चुका है, अब आपको सेक्शन वाइज मिलने वाला है क्वेश्चन। एक सेक्शन में आपको, जैसे एनटीपीसी का सिलेबस क्या होता है, 30 क्वेश्चन आपका मैथ आता है, तो एक सेक्शन में 30 क्वेश्चन रहेगा मैथ का अलग से सेक्शन ए में। उसके बाद साथ ही 40 क्वेश्चन आपका जीके रहेगा अलग सेक्शन में, फिर उसके बाद 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग। यही 3 सब्जेक्ट आपको सभी पढ़ना है, जो कि मेन आपके लिए साथ ही जीके जीएस तैयार करना है, क्योंकि जीके जीएस ही सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले। 30 क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग आएगा तो आप आराम से कर ले जाएं, क्योंकि साथ ही रेलवे ने एक और अपना मतलब कि टेस्ट लिंक जारी किया है। आपने देखा होगा उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं के आधार पे उन्होंने बोला कि हम इन्हीं के आधार पे सारे क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी इसी लेवल की करिए। तो आज से साथी हम आपके लिए नई क्लास शुरुआत दे रहे हैं साथी, दोपहर 12:30 बजे से। तो आप साथी तैयार रहिएगा, बहुत अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी दोपहर में 12:35 पे एनटीपीसी क्लास के साथ। तो अपनी तैयारी जरूर रखिए साथी, यदि आप भी एनटीपीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करें तो। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।